जितने भी सजीव जंतु होते हैं उनमें अपने जैसे जीव पैदा करने की, उत्पन्न की क्षमता होती है और उसको हम कहते हैं प्रजनन। क्यों होती है क्षमता? जिससे कि उनके जाति के अंदर उनका नंबर समान बना रहता है। नहीं तो क्या होगा, यदि जनन नहीं होगा तो कुछ समय बाद वो प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जनन की क्षमता होती है। अब जो निम्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, जैसे अकशेरुकी जंतु, उसमें प्रोटोजोआ होते हैं, स्पंजेज होते हैं, सीलेंट्रेट्स होते हैं, उनमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रिमिटिव टाइप का अल्पविकसित प्रकार का जनन है। ऐसे जंतुओं में जरूरी नहीं है कि जनन के लिए आवश्यक अंग हैं वो उपस्थित हों। जैसे कि हायर एनिमल्स में जो होते हैं, वृषण होते हैं, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर अंडाशय होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि इनके अंदर वो उपस्थित हों। इनमें दूसरे तरीके होते हैं। जैसे आप अमीबा का उदाहरण लें तो अमीबा में दो विभाजन के द्वारा जनन की क्षमता होती है। किसी में मुकुलन बडिंग के द्वारा, हाइड्रा का उदाहरण लें आप, स्पंजेज का उदाहरण लें तो जेम्यूल के निर्माण के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। यानी कि मेल गैमीट, नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं, उसका निर्माण नहीं होगा, और इसी तरीके से मादा युग्मक जिसको अंडाणु कहते हैं, उसका निर्माण नहीं होगा। युग्मकों का निर्माण नहीं होता, इसकी जगह इसके अंदर बीजाणु बन सकते हैं, स्पोर, या इसके अंदर जेम्यूल जैसी संरचना इसके अंदर बन सकती है, या इसके अंदर कलिका यानी कि बड़ का निर्माण हो सकता है, लेकिन युग्मकों का निर्माण नहीं होता। कई जंतु ऐसे हैं जिनमें ये सब कुछ भी नहीं होता, केवल उसके अंदर द्वै विभाजन, बाइनरी फिजन, जिसके के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और कुछ निश्चित समय के अंतराल के बाद वो 1 से 2 जीवों को जन्म देता है। इसी तरीके से कई बार बहुविभाजन की क्रिया देखी जाती है, मल्टीपल डिवीजन, यानी कि जो केंद्रक होता है, जो पैतृक जंतु होता है, उसका केंद्रक कई भागों में विभाजित हो जाता है, और फिर प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की थोड़ी मात्रा इकट्ठी हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उससे कई सारी संरचनाएं बन जाती हैं। कभी कभी पुनरुद्भवन होता है, यानी जीव यदि किसी सतह के संपर्क में आ जाए और कई भागों में विभाजित हो जाए तो प्रत्येक भाग एक नया भाग बना लेता है, लेकिन उसको हम जनन का आवश्यक प्रकार नहीं मानते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुनरुद्भवन होगा, वो तो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, आकस्मिक प्रोसेस है। लेकिन बाकी जो विधियाँ होती हैं वो एक निश्चित समय में होती हैं, या तो वातावरण के अनुकूल परिस्थितियों में, कुछ होती हैं वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में। दूसरी बात, जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुत शीघ्रता के साथ होता है, तीव्र होता है, यानी कि कम समय में ही वो पूर्ण हो जाता है, और इससे जो अगली संतति बनती है उसमें जीवों की संख्या अधिक होती है, जबकि लैंगिक जनन में जीवों की संख्या कम होती है। एक तो लैंगिक जनन में समय अधिक लगता है, दूसरा जीवों की संख्या कम बनती है, और वो उच्च जो जंतु होते हैं उनके अंदर होते हैं। लैंगिक जनन की जो क्रिया होगी वो एक तो उच्च जंतुओं के अंदर होती है, हायर एनिमल्स के अंदर, जैसे सारे के सारे कॉर्डेट के जंतुओं में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, और दूसरे पेन कॉर्डेट के जंतुओं में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसके अलावा आपके जो अकशेरुकी जंतु हैं उसमें भी हायर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर होती है। दूसरा मैंने बताया, इसके अंदर युग्मकों का यानी कि गैमिट्स का निर्माण होना अनिवार्य है। गैमिट्स का निर्माण इसके अंदर होता है, यानी मेल होगा तो स्पर्म का निर्माण होगा, शुक्राणुओं का, और फीमेल होगा तो अंडाणुओं का निर्माण होगा। दूसरा ये बताया मैंने, ये क्रिया धीमी, स्लो प्रोसेस होती है, यानी इसमें समय अधिक लगता है बजाय कि अलैंगिक जनन के, और इसमें जो संतति बनती है, संतति में संख्या जो होगी वो कम होगी, जबकि मल्टीपल फिजन होगा तो एक अमीबा से 500 अमीबा तक बन जाएंगे। लेकिन हायर
जंतु होते हैं उनमें 1 से 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कम संख्या में होते हैं। तो ये तो 2 तरह का आपका विधि हो गया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जीवों में जनन करके जो टॉपिक है, शायद उन्होंने कुछ बताया होगा इसके बारे में। अब इसके बाद में हायर जंतुओं यानी स्तनियों के अंदर जनन की बात करते हैं, मनुष्य के अंदर जनन। तो हायर जो कशेरुकी होते हैं उनके अंदर आप देखें सारे के सारे एनिमल जो हायर हैं वो एक लिंगी होते हैं। ये तो पता होगा आपको, 2 तरह के जीव होते हैं, एक लिंगी और 2 लिंगी। यदि नर और मादा अलग अलग हों, मेल और फीमेल अलग अलग हों, मेल के अंदर नर जनन अंग हो, फीमेल के अंदर मादा जनन अंग हो, और वो जंतु अलग अलग हों, तो उसको तो कहेंगे एक लिंगी, यानी कि यूनिसेक्सुअल, उसको यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा। और यदि दोनों ही एक ही जंतु के अंदर जनन अंग उपस्थित हों तो उसको नाम दिया जाएगा द्वैलिंगी, द्वैलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल उसको कहा जाता है, द्वैलिंगी, या हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं उसको। प्लांट्स के अंदर भी आप पढ़ते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, या उसको मोनोसियस भी कहा जाता है, यानी कि एक ही की बॉडी के अंदर दोनों तरह के जंतु, मोनोसियस। इसको हम डायोसियस कहते हैं, डायो का मतलब अलग अलग, के अंदर अलग अलग प्रकार की सेक्स पाए जाते हैं। तो जो हायर एनिमल्स जितने भी हैं वो सब के सब सारे के सारे एक लिंगी होते हैं। आप देखें मछलियों के अंदर उभयचर होते हैं, सरीसृप होते हैं, पक्षी होते हैं और स्तनी होते हैं, सब ये वर्टिब्रेटा के जंतु हैं, सारे के सारे जंतु एक लिंगी होते हैं। लेकिन जब आप निम्न कशेरुकी देखें वो द्विलिंगी हो सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, केंचुआ जो होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दूसरी बात, एक लिंगी तो होते ही हैं, इसके अलावा इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिससे कि आप पहचान सकते हैं ये जंतु मेल है या फीमेल है बाहर से। कॉकरोच, आप जानते हैं कॉकरोच के अंदर मेल और फीमेल को आप दूर से देख के पहचान सकते हैं। मेल कॉकरोच होगा उसके अंदर एनल स्टाइल होती है, जो गुदा सूख एक पेयर, जबकि फीमेल के अंदर वो एनल स्टाइल नहीं पाए जाते। तो बाहर से देख करके मेल और फीमेल के बारे में पता लगा लिया जाए, उसको लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब देखिएगा मनुष्य के अंदर जो नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, नर जनन तंत्र, हाँ अच्छा ओके, नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली संरचना तो होती है, वो होते हैं वृषण, यानी कि टेस्टिस, टेस्टिस। टेस्टिस के बाद जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस संरचना होती है, अभी आपको सारा बताएंगे। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। उसके बाद में जो संरचना होती है शुक्र वाहिका, वास डिफरेंस जिसको कहते हैं, शुक्र वाहिका, जो कि शुक्राणुओं को कैरी करती है, बास डिफरेंस। उसके बाद होता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, और फिर संरचना होती है सिशन, यानी पेनिस, और फिर कुछ सहायक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ये तो संरचनाएं होती हैं जो कि नर जनन तंत्र के अंदर देखी जाती हैं। एपिडाइमिस को हिंदी में कहते हैं अधिवृषण, अधिवृषण।
अब देखिए इसमें जो वृषण होते हैं ये तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो मुख्य जनन संरचना है, मेन यानी कि प्राथमिक प्राइमरी जनन अंग। मेल के अंदर प्राइमरी प्राथमिक मुख्य जनन अंग क्या होते हैं? टेस्टिज, वृषण। और ये जो सारी की सारी संरचनाएं दूसरी हैं, प्राथमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्पर्म का निर्माण करता है शुक्राणुओं का, उसके बगैर जनन संभव नहीं है। लेकिन ये बाकी की जितनी संरचना है ये सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग है, यानी कि ये जनन में सहायता करते हैं। शुक्राणु तो उत्पादित नहीं करते हैं, लेकिन शुक्राणुओं का वाहन करते हैं, या जो वीर्य बनता है उससे संबंधित पदार्थ ये स्त्रावित करते हैं, या जनन की क्रिया संपन्न करते हैं, मैथुन अंग जैसे होता है शिशन। लेकिन शुक्राणु उत्पादन का कार्य होता है वृषण का। तो जो प्राथमिक या मेन जनन अंग है वो तो टेस्टिज है, वृषण है, और बाकी सब अंग होते हैं ये सहायक अंग होते हैं। अब देखिएगा वृषण जो होती है या ये सब अंग किस तरीके से व्यवस्थित, इससे एक डायग्राम और देखेंगे अभी, वो ज़्यादा क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो है टेस्टिस, और टेस्टिस से जो ये नलका इसके चारों तरफ है ये टेस्टिस के, अभी मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा क्लियर आपको तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये तो केवल एक आउटलाइन बता रहे हैं। इसके ऊपर ये जो संरचना आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कुंडलित नलका होती है, 6 मीटर लंबी होती है, जो कि वृषण को चारों तरफ से कुंडलित अवस्था में घेरे रहती है। इसको कहते हैं एपिडिडाइमस, अधिवृषण। फिर ये जो नलका दिख रही है आपको, ये ऊपर जा रही है ये नलका, ये क्या है? ये वास डिफरेंस शुक्र वाहिका है, और ये वास डिफरेंस आगे जाके खुल जाती है शुक्राशय के अंदर। ये सेमिनल वेसिकल है शुक्राशय, और शुक्राशय से फिर पतली नलका निकलती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र मार्ग, यानी यूरेथ्रा दोनों काम करती है, वीर्य को भी स्थानांतरित करती है और ये मूत्र को भी स्थानांतरित करती है। स्खलन नलिका भी इसको कहते हैं, और ये जो शिशन होता है उसके टिप पर बाहर खुल जाती है। इसके साथ साथ मैंने जो लिखा है इसमें सहायक ग्रंथियाँ, यानी कुछ ग्रंथियाँ जो खुल रही हैं स्खलन नलिका के ऊपर, उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, दूसरी इसमें बताई नहीं गई, वो काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। वो अपना पदार्थ सीक्रेट करती है जिससे कि किसका वीर्य का निर्माण होता है, सीमन का निर्माण होता है। तो ये तो संरचना है जिसमें कि सारे ऑर्गन हैं। लेकिन हमारे शरीर में आप स्तनियों के अंदर देखें, जैसे शरीर के बाहर, ये डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। शरीर के बाहर दोनों तरफ इस तरीके से दो थैलीनुमा संरचना होती हैं, इनको हम कहते हैं वृषण कोष, यानी कि स्क्रोटल सैक। वृषण कोष, वृषण कोष के अंदर वृषण उपस्थित रहते हैं। वृषण कोष के अंदर इस तरीके से ये अंडाकार संरचना होती है, एक वृषण इधर होगा और एक वृषण इधर होगा। तो वृषण कोष के अंदर वृषण पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। तो ऐसे वृषण जो वृषण कोष के बाहर हैं, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी कि उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में वृषण पाए जाते हैं, क्योंकि जो शुक्र जनन की क्रिया होती है उसको कम ताप की आवश्यकता होती है। यदि ज़्यादा ताप पर शुक्र जनन की क्रिया होगी तो शुक्राणु जिंदे नहीं रहेंगे। तो इसलिए वृषण कोष के अंदर वृषण शरीर के बाहर मनुष्य में पाए जाते हैं। वहाँ पर जो बॉडी का ताप होता है वो करीब 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री कम होता है। और 2 से 3 डिग्री, जैसे आपका 37 डिग्री है तो वहाँ पर 35 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री कम होने का मतलब है कि वो शुक्र जनन के लिए उपयुक्त ताप है, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए वृषण बाहर पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ स्तनी ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं, जिनके अंदर वृषण हमेशा स्थायी रूप से उदर गुहा के अंदर रहते हैं, वो वृषण कोष में नहीं रहते। जैसे एलिफेंट, हाथी, वो अपवाद है। प्रोटोथीरियन जो मैमल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, डकबिल्ड प्लेटिपस है, स्पाइनी एंटीटर है, आपको बताया था, जो अंडे देते हैं, उनके अंदर भी परमानेंटली वृषण उदर गुहा के अंदर रहते हैं। जो पानी के अंदर मैमल्स पाए जाते हैं, सिटेशियन मैमल जिनको कहते हैं, वेल है,
डॉल्फिन है, पोर्पोइज है, तो इनके अंदर वृषण परमानेंटली स्थायी रूप से कहाँ पर रहते हैं? उदर गुहा के अंदर रहते हैं। तो इसका कोई उत्तर नहीं है कि वहाँ पर वो कैसे शुक्र जनन को वो मैनेज करते हैं, लेकिन वो अपवाद है कि वहाँ पर शुक्र जनन उनके अंदर रहता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक डेफिनेट निश्चित समय में ही जनन की क्रिया करते हैं, उनके अंदर एक निश्चित प्रजनन काल होता है, जैसे डॉग है, रैबिट है, स्क्विरल, गिलहरी है। तो उसके अंदर क्या है? वृषण कहाँ रहेंगे? वो वृषण उदर गुहा में रहेंगे। लेकिन जब प्रजनन काल प्रारंभ होगा तो उदर गुहा से वो किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? वृषण कोश में। और जब प्रजनन की क्रिया खत्म हो जाएगी तो दोबारा से किस में चले जाएंगे? उदर गुहा में। लेकिन मनुष्य के अंदर परमानेंटली वृषण कोश के अंदर उपस्थित रहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये नलिका जिससे कि वृषण कोश किससे जुड़ा हुआ है? ये उदर गुहा से जुड़ा हुआ है। वृषण कोश उदर गुहा से जुड़ा हुआ है। इस नलिका को, यानी कि इसी के थ्रू तो वृषण नीचे आता है, इस नलिका को कहते हैं हम वक्षण नाल, यानी कि इनग्वेनल कैनाल। वक्षण नाल, इनग्वेनल कैनाल। जैसे ये वृषण कोश है तो ये जो नलिका है इसको हम इनग्वेनल कैनाल या वक्षण नाल कहते हैं। तो जब हमारा जन्म हो जाता है उसके कुछ समय पश्चात या उससे कुछ समय पहले ये वृषण उदर गुहा से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे? वृषण कोश के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब कभी कभी कुछ असामान्य अवस्था ऐसी होती है मनुष्य में कि कभी कभी कुछ बच्चों में जन्म के बाद भी वृषण कोश में स्थानांतरित नहीं हो पाते, और उसको हम कहते हैं गोपिक, यानी क्रिप्टोरचॉइडिज्म। गोपिक अवस्था, यानी कि वृषण कहाँ रहेंगे? उसके अंदर, ये उदर गुहा के अंदर रहेंगे। जब उदर गुहा में रहेंगे तो वो शुक्र जनन नहीं कर सकता। तो उस केस में यदि पता चलता है कि भाई किसी बच्चे के वृषण कोश में स्थानांतरित नहीं हुए, तो या तो वो 10 साल तक अपने आप स्थानांतरित हो जाएंगे। अब 10 साल के बाद में जब लैंगिक परिपक्वता आती है, लिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वृषण का साइज भी बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ गया, मान लो उदर गुहा में है, तो वो फिर ये वक्षण नाल ये तो कम साइज की है और यहाँ वृषण का साइज बढ़ गया, तो इधर वो स्थानांतरित नहीं हो सकते। तो उस केस में उसको सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ही डॉक्टर उसको स्थानांतरित करेगा, किसके अंदर? वृषण कोश के अंदर। तो इस तरह की जो बीमारी होती है इसको हम क्रिप्टोरचॉइडिज्म कहते हैं। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों में कि ये वृषण ना तो उदर गुहा में रहते हैं और ना वृषण कोश में रहते हैं, या इनग्वेनल कैनाल के अंदर आके फंस जाते हैं, यानी वक्षण नाल में। तो वक्षण नाल के अंदर फंस गए तो उस बीमारी को मेडिकल साइंस में कहते हैं हाई फ्लैंकर, इसकी हिंदी नहीं है, हाई फ्लैंकर कहते हैं इसको। अब इस अवस्था में भी क्या होगा? इस अवस्था के अंदर भी शुक्र जनन नहीं होगा, स्पर्म नहीं बनेंगे और वो व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। तो इसको भी सर्जरी के द्वारा फिर नीचे ट्रांसफ़र किया जाता है। और कई बार जब ज़्यादा एज हो जाती है 40-50 साल की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर इंटेस्टाइन होती है, पता है आपको, बड़ी आंत्र, और वो लूप की फॉर्म में होती हैं। तो कई बार क्या होता है 40-50 साल की उम्र के बाद में ये जो वक्षण नाल है ये साइज में बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, क्योंकि ये लचीलापन आ जाता है इसमें। तो वो इंटेस्टाइन के जो लूप है वो वक्षण नाल में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इस पर दबाव डालते हैं, जिससे आदमी को पेन महसूस होता है। इसको भी सर्जिकल ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। इसको हम कहते हैं इनग्वेनल हर्निया। हर्निया नाम सुना होगा आपने, कई तरह के हर्निया होते हैं, इनग्वेनल हर्निया कहा जाता है। तो ये 3 मैंने आपको जो बताई हैं ये असामान्य स्थिति है। क्रिप्टोरचॉइडिज्म हो सकता है किसी में, हाई फ्लैंकर हो सकता है, और इनग्वेनल हर्निया हो सकता है। अब ये जो टेस्टिस है ये संयोजी ऊतक के द्वारा नीचे वृषण कोश से जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक वृषण संयोजी ऊतक के द्वारा नीचे वृषण कोश से जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको गुबर्नेकुलम कहा जाता है। इस संरचना को गुबर्नेकुलम कहा जाता है।
और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ऐसा लंबा फाइबर निकला रहता है, इसको हम कहते हैं वृषण दंड यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड, वृषण दंड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये किस में चला जाएगा? उदर गुहा के अंदर चला जाएगा। अब ये वृषण दंड स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है ये 3 संरचनाओं से मिलकर के बनता है। एक तो वृषण को जो आर्टरी जुड़ी हुई है, टेस्टिकुलर आर्टरी, यानी कि वृषणीय धमनी या जनन धमनी, जो कि वृषण को रुधिर लेके जाती है, और एक वृषणीय शिरा जो कि वृषण से रुधिर को एकत्रित करती है, और एक होती है वृषणीय तंत्रिका यानी कि टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर नर्व। 3 चीजें होंगी। एक तो वृषण को संवेदना, एक वृषण से अशुद्ध रुधिर एकत्रित किया जाएगा, हर एक ऑर्गन से अशुद्ध रुधिर एकत्रित किया जाता है वो शिरा के द्वारा, और एक वृषण को शुद्ध रुधिर वितरित किया जाएगा तो वो क्या कौन करेगी? धमनी करेगी। इन तीनों का मिश्रण, तीनों को मिला करके क्या नाम दिया गया है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। तो इस तरह से वृषण की संरचना होती है। अब वृषण के अंदर की आप संरचना देखें, यानी कि वृषण का यदि हम लंबवत एक काट देखें तो वो किस तरह से होगा। अब देखिएगा, ये इसका वृषण का लंबवत काट है। अब इसमें कई चीज़ें दिखाई गई हैं। ये एपिडिडाइमिस भी दिखाई गई है, ये एपिडिडाइमिस कैसे बनती है वो दिखाई गई है। तो सबसे पहले तो वृषण के बाहर जो संरचना होती है, वृषण के चारों तरफ संयोजी ऊतक का एक खोल पाया जाता है। वृषण के चारों तरफ एक संयोजी ऊतक का एक खोल पाया जाता है जो इसकी रक्षा करता है वृषण की। जैसे वहां तो वृषण को कौन रक्षा कर रहा था बॉडी के बाहर? तो वृषण कोश, लेकिन वृषण के चारों तरफ भी एक संयोजी ऊतक का एक खोल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वृषण खोल या वृषण संपुट। ये हो गया वृषण खोल। या वृषण संपुट इसको कहते हैं, यानी कि टेस्टिज को घेरने वाली संरचना, टेस्टिकुलर कैप्सूल जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। टेस्टिकुलर कैप्सूल, टेस्टिकुलर कैप्सूल। अब टेस्टिकुलर कैप्सूल के नीचे फिर एक स्तर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं योनीय स्तर, यानी कि ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो पेरिटोनियम का बना हुआ होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके नीचे फिर एक स्तर पाया जाएगा जिसको कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे तो श्वेत कंचुक, श्वेत कंचुक या ट्यूनिका एल्बुजिनिया। 3 खोल हो गए वृषण के चारों तरफ। सबसे बाहर तो वृषण खोल, उसके नीचे ट्यूनिका वेजिनेलिस योनीय स्तर, उसके बाद श्वेत कंचुक। अब ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये अंदर प्रवेश कर जाएगा और इस तरीके से वृषण को कई भागों में ये विभाजित कर देगा। वृषण के अंदर ऐसे कई सारी, देखिए उस डायग्राम के अंदर वृषण पट्टियां जिसको कहते हैं, सेप्टुला टेस्टिस। तो ये क्या चीज प्रदर्शित कर रही है? वृषण पट्टियां, या इंग्लिश में लिखेंगे तो सेप्टुला
टेस्टिस, वृषण पट्टियाँ, और प्रत्येक वृषण पट्टियों के अंदर फिर क्या पाए जाते हैं, लोबुल्स पाए जाते हैं। ये लोबुल्स हैं, ये लोबुल्स। कितने लोबुल्स होते हैं आप लिख लीजिए, 200 से लेकर 400 पिंडक, इनको हम कहेंगे लोबुल्स, पिंडक, लोबुल्स। और एक टेस्टिज में लगभग 200 से लेकर 400 तक ये पिंडक पाए जाते हैं। ये एक लोब है, दूसरा लोब है, तीसरा लोब है, चौथा लोब है। और प्रत्येक लोबुल के अंदर फिर 2 या 3 ये क्या पाई जाती हैं, शुक्र नलिकाएं। वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, शुक्र नलिकाएं, जिससे कि स्पर्म, मैंने क्या बताया था, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्रिया क्या होती है, नेफ्रॉन, क्योंकि प्रत्येक नेफ्रॉन यूरिन बना सकता है। इसी तरीके से प्रत्येक जो सेमिनिफरस ट्यूबुल है, शुक्र नलिका, वो शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकती है। तो ये प्रत्येक के अंदर 2 या 3 शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो इस तरीके से आप देखें 200 से 400 हैं प्रत्येक के अंदर, 2 या 3 है, तो करीब 700-800 वृक्क के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो लंबाई होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर, यानी एक को यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो 45 सेंटीमीटर जगह इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो शुक्र नलिकाएं, ये कहाँ पर खुल जाएंगी, ये एक कॉमन प्लेस में, यानी कि ये यहाँ वाली भी सबकी सब जो शुक्र नलिकाएं इस जगह पर खुल जाएंगी। जैसे इस चित्र के अंदर देखें आप, सारी की सारी जो शुक्र नलिकाएं, ये आप देख रहे हैं ऊपर खोल है, इन्होंने केवल एक ही खोल बनाया है। उसके बाद में ये मैंने बताया था, ये पट्टिकाएँ, प्रत्येक पट्टिका के अंदर ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और ये सब सेमिनिफेरस ट्यूबुल इस जगह पर खुल रही है। और इस जगह को हम नाम देते हैं रेटे टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस में जालक बन गया एक तरीके से, उसको रेटे टेस्टिस नाम दिया जाता है। वृषण जालक हिंदी में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा वृषण जालक, यानी कि रेटे टेस्टिस। अब ये वृषण जालक से करीब 12 से 20 ये छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, 12 से 20, जिनको हम कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। और ये सब वासा एफ्रेंशिया मिलकर के किस में खुल जाती हैं, एपिडिडाइमस में, जिसको अधिवृषण नाम दिया है। इनको आप लिखेंगे अपवाहक नलिकाएं, अपवाहक नलिकाएं, अपवाहक नलिकाएं, यानी कि वासा इफ्रेंशिया, वो तो वासा डेफ्रेंशिया है, शुक्र नलिका जो बाद में निकलेगी है वासा एफ्रेंशिया। और ये सब किस में खुल जाएंगी, ये सारी की सारी अधिवृषण, यानी कि एपिडिडाइमस, ये मिलकर के फिर जिस रचना का निर्माण करती हैं वो होती है एपिडिडाइमस। दोबारा से आप समझ सकते हैं, प्रत्येक जो वृषण है ये वृषण कोश के अंदर उपस्थित होता है। अब प्रत्येक वृषण के चारों तरफ देखिए आप, संयोजी ऊतक पाया जाता है, जो उसके चारों तरफ एक आवरण बनाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसको हम कहते हैं वृषण खोल, टेस्टिकुलर कैप्सूल। फिर टेस्टिकुलर कैप्सूल के नीचे एक दूसरा स्तर पाया जाता है जो पेरिटोनियम का बना हुआ होता है। उसमें भी 2 होते हैं, पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम। इसको हम कहते हैं योनि स्तर, ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके नीचे फिर एक संयोजी ऊतक का स्तर हो गया, 3 हो गए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, श्वेत कंचुक। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर प्रवेश कर जाता है और वृषण के अंदर 200 से लेकर 400 पिंडक बना लेता है। और जब अंदर जाता है तो उसको वृषण पट्टियाँ कहते हैं। और प्रत्येक पिंडक के अंदर 2 या 3 ये शुक्र नलिकाएँ पाई जाती हैं। प्रत्येक शुक्र नलिका की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। शुक्र नलिकाएँ जो होती हैं वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं वृषण की, जिसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है। और सारी की सारी शुक्र नलिकाएँ जहाँ पर खुलती हैं उस स्थान को हम कहते हैं वृषण जालक, रेटे टेस्टिस।
और रेटेटेस्टिस फिर किस में खुल जाती हैं, अधिवृषण के अंदर, यानी कि एपिडिडाइमिस के अंदर। समझ में आ रही है बात? ये सही चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, वृषण के अंदर रक्त वाहिनियों का भी जाल पाया जाता है, और वो इस डायग्राम में नहीं बताया गया है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा यानी वेस्कुलोसा का मतलब वाहिकाएं, रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया अपवाहक जो नलिकाएं 12 से लेकर के 20, और ये अपवाहक नलिका किस में खुल रही है, एपिडिडाइमिस के अंदर। और एपिडिडाइमिस आप पढ़ेंगे अभी, एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी होती है और इसके 3 भाग होते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपको समझना चाहिए कि वृषण की क्या संरचना होती है। यदि हम ट्रांसफर सेक्शन लेके देखें वृषण का, ये डायग्राम दोबारा से बताएंगे जब एपिडिडाइमिस पढ़ाएंगे आपको। अब देखिए, ये एक शुक्र जनन नलिका है, उसका अनुप्रस्थ काट है। यदि एक शुक्र जनन नलिका को आप देखें तो उसके चारों तरफ ये एक मेम्ब्रेन है, इसका नाम नहीं दिया इन्होंने, आधार झिल्ली कहते हैं, जनन स्तर है चारों तरफ इसके। और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका की संरचना एक जैसी होती है और प्रत्येक की कार्यविधि भी एक जैसी होती है, किस तरह से शुक्र जनन होता है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये तो है खाली जगह, बीच में गुहा, कोई भी ऑर्गन होता है उसमें बीच में खाली जगह होती है, इसको गुहा कहते हैं। कैविटी, ल्यूमन, जैसे मैंने आपको इंटेस्टाइन में बताया था, आंत्र के अंदर। अब इसमें 2 तरह की सेल्स हैं। देखिए, एक तो आप देख रहे हैं गोलाकार आकृति की सेल है, और एक आपको दिख रही है लंबी आकृति की सेल दिख रही है, एलोंगेटेड फिंगर लाइक सेल। यदि आप देख पा रहे हैं, एक सेल ये है फिंगर लाइक, एक सेल ये है फिंगर लाइक, ये देखिए यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक गई है, बाकी सब गोलाकार है। तो ज़्यादातर सेल कौन सी हैं, गोलाकार आकृति की। ये जो सेल्स हैं ये तो जनन का कार्य करती हैं, यानी कि स्पर्म के निर्माण का कार्य करती हैं, यानी शुक्र जनन से संबंधित है। और जो लंबी जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल। ये लिखा है सेल्स ऑफ सर्टोली, सर्टोली वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने दिया। लंबी कोशिकाएं जो होती हैं, इनकी संख्या कम है, इनको हम कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, ये पोषण प्रदान करती हैं, किसको, शुक्राणुओं को। जब तक शुक्राणु टेस्टिस के अंदर रहेंगे, वृषण के अंदर रहेंगे, तो उसको पोषण कौन प्रदान करेगा, उसको पोषण करेगा सर्टोली सेल्स, उसको पोषण प्रदान करती हैं। और ये पोषण के रूप में क्या देती हैं, कोई एडवांस क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे आप यदि एग्जाम दें एम्स वगैरह का, तो फ्रक्टोज जो होता है उसके सहायता से इसको पोषण देती हैं। बाकी की जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये शुक्र जनन से संबंधित हैं। अब सबसे पहली कोशिकाएं, जैसे पहले जो कोशिकाएं ये यही तो है, पहला जो स्तर है वो यही है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये लिखा हुआ है देखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहली कोशिकाएं जो जनन स्तर के जस्ट नीचे होती हैं, उसको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। गोनिया का मतलब समझते हैं, जो आगे जाके और सेल बना सके। इसके एक तरह से स्टेम सेल है, उसमें विभाजन होता रहे और ज़्यादा कोशिकाएं उत्पन्न कर सके, उसका मतलब होता है गोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, ये वाली कोशिकाएं, अभी आप आगे देखेंगे चित्र, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। और आपको पता होना चाहिए, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। यानी कि हम क्या मानते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं शरीर में आपके, दैहिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। दैहिक का मतलब हो गया सोमेटिक सेल, जो आपके सारे अंग बना रही है। और जनन कोशिकाएं क्या बनाती है, केवल गोनड, यानी कि टेस्टिस मेल के अंदर और फीमेल में ओवरीज बनाती हैं। जो भी दैहिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 आपके अंदर। 44 तो ऑटोसोम है, जानते हैं आप, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इस 46 नंबर को हम क्या कहते हैं, 2n, ये समझते हैं आप, डिप्लॉइड, द्विगुणित, जो 46 नंबर है क्रोमोसोम का। अब देखिए, जो द्विगुणित का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड। तो जब समसूत्री विभाजन होगा, तो कोई भी कोशिका में समसूत्री विभाजन जब होता है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन, तो जब कोई भी कोशिका माइटोटिक डिवीजन करती है, तो एक कोशिका से ये पता है आपको 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, डॉटर सेल, लेकिन उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n ही रहती है।
46 की 46 रहेगी, कम नहीं होगा गुणसूत्र। यदि कम होने लगा तो 3-4 डिवीजन के बाद तो 0 हो जाएगा, फिर तो कोशिकाओं में गुणसूत्र ही नहीं रहेंगे। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो रिडक्शन डिवीजन होता है, न्यूनकारी विभाजन, तो उस समय गुणसूत्रों की संख्या 2n से n हो जाती है। ये एक डिफरेंस भी है, आपने पढ़ा होगा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री में वेरिएशन नहीं होता है, विविधता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, अर्धसूत्री के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और उससे 1 से 2 स्पर्मेटोगोनिया, 2 से 4 स्पर्मेटोगोनिया, 4 से 8 स्पर्मेटोगोनिया ये बनती रहती हैं। और इस अवस्था को हम कहते हैं, आप पढ़ेंगे भ्रूण विज्ञान में, एम्ब्रियोलॉजी में, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, बार बार नंबर बढ़ रहा है, मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब जब काफ़ी सारी स्पर्मेटोगोनिया बन गई, तो वो स्पर्मेटोगोनिया फिर स्पर्मेटोगोनिया नहीं बनाती हैं, वो फिर एक नई कोशिका को जन्म देती है। एक स्पर्मेटोगोनिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी साइज में, और अब उस स्पर्मेटोगोनिया को हम नाम दे देंगे क्या, स्पर्मेटोसाइट। अब इस चित्र में तो केवल लिखा हुआ है स्पर्मेटोसाइट, लेकिन अभी अगला चित्र देखेंगे तो उसमें एक स्पर्मेटोगोनिया से पहले बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, और उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 2n। उसके बाद बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तो केवल इस चित्र को आप एक बार समझ लें। पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से फिर स्पर्मेटोसाइट बनती है। कैसे बनती है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। स्पर्मेटोसाइट से फिर स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड फिर किसमें परिवर्तित हो जाता है, स्पर्म के अंदर। पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, और अंत में बन जाता है स्पर्म। इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं शुक्र जनन। और मनुष्य के अंदर शुक्र जनन होने में एक तो ये पूछा जाता है कितना समय लगता है, मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया कितने समय में पूर्ण होती है। 72 घंटे तो मैंने इरिथ्रोपोइसिस बताया था आपको, आरबीसी का निर्माण 74 दिन 74 डेज के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है मनुष्य के अंदर, पूरा शुक्र जनन, पूरा स्पर्म बनने के अंदर। अब देखिएगा आप कि इसमें 2 तरह की कोशिकाएं, एक तो मैंने सर्टोली सेल बताई थी और एक आपको बताई थी जो शुक्र जनन में भाग लेती है। लेकिन इसके बाहर यदि आप देखें, कोशिकाओं के बाहर, तो आपको पता होना चाहिए एक कोशिका होती है महत्वपूर्ण, लेडिंग सेल्स या अंतरालीय कोशिकाएं। वो शुक्र नलिकाओं के बाहर होती है, यानी कि एक शुक्र नलिका यहाँ होगी, एक दूसरी होगी, तीसरी होगी। तो शुक्र नलिकाओं के बाहर जो खाली जगह है उसमें संयोजी ऊतक होगा, उसमें रुधिर वाहिनियाँ होंगी, उसमें लसिका वाहिनी होंगी, उसमें तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, और वहीं पर कुछ कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं लेडिंग की कोशिकाएं, लेडिंग सेल्स, या इसको नाम दिया जाता है अंतरालीय कोशिकाएं। क्या फंक्शन होता है इनका, अंतरालीय कोशिकाएं ये क्या करती हैं, एंड्रोजन्स, यानी कि नर हार्मोन्स, नर जनन हार्मोन्स का स्त्रावन करती हैं, जिनको एंड्रोजन्स कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था 12-13 साल की एज से उनका स्त्रावन होना प्रारंभ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में, पिट्यूटरी ग्लैंड के नियमन में उनका स्त्रावन होता है। और महत्वपूर्ण जो एंड्रोजन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि नर के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण, जो आपको बताए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होना और उनका नियमन करना, उनको कंट्रोल करना। जैसे बताया था कि अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द फेस, चेस्ट एंड अराउंड द सेक्स ऑर्गन, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा मैंने बताया था कि मेल की वॉइस जो है वो हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, वो भी एंड्रोजन की वजह से होती है। और लेकिन उसकी पिच जो होती है वो कम बताया था, क्योंकि दोनों जो लैरिंग्स के जो वोकल कॉर्ड है उनका गैप बढ़ जाता है एंड्रोजन के कारण, तो आवाज़ तो हैवी हो जाती है, लेकिन उसकी पिच, क्योंकि गैप बढ़ गया तो इसलिए पिच कम हो जाती है। तीसरी बात मैंने बताया स्ट्रॉन्ग पॉस्चर, ज़्यादा मजबूत बॉडी साइज जो होता है, स्ट्रॉन्ग पॉस्चर। एक चौथा होता है एग्रेसिवनेस, ज़्यादा, यानी कि गुस्सा
आना, वो भी एंड्रोजन की वजह से मेल के अंदर। और एक आपको बताया था ये करेक्टर्स होते हैं बेसिकली। और आरबीसी का निर्माण ज़्यादा होना मेल में, क्योंकि एंड्रोजन की वजह से आरबीसी का निर्माण ज़्यादा होता है। तो ये 5 लक्षण होते हैं, उनको हम कहते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। ये किसकी वजह से? एंड्रोजेंस की वजह से। किसी में एंड्रोस्टेरोन का स्त्रावन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, तो इन लक्षणों में कमी पाई जाएगी। तो वो किसकी वजह से? वो अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाओं की वजह से होता है। अब आप देखिएगा इसके बाद का, एक तो लिखना चाहो तो लिखिएगा, 5वां या पाँचों, आरबीसी की संख्या अधिक होना। मेल में मैंने आपको बताया था 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी होती है, जबकि फीमेल के अंदर 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर आरबीसी होती है रुधिर के अंदर। तो एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। अब देखिए शुक्र जनन की क्रिया जो मैं आपको समझा रहा था अभी, वो आप देखिएगा। सबसे पहले तो ये एक मान लो हम स्पर्मेटोगोनिया मान लें, इसको ढंग से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भ्रूण विज्ञान के अंदर भी, एम्ब्रियोलॉजी में, और हमेशा आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा। स्पर्मेटोगोनिया में क्या है मैंने बताया, द्विगुणित अवस्था है, 2n क्रोमोजोम्स की संख्या है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में बारंबार, कई बार लगातार समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और समसूत्री विभाजन पहली बार हुआ तो 2 कोशिकाएं बन गई, डिप्लॉइड द्विगुणित। दूसरी बार हुआ तो 4 कोशिकाएं बन गई। तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी, और इसलिए मैंने इसको कहा, हम कहते हैं मल्टीपल फेज, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फेज, बार बार विभाजन वाली अवस्था, बारंबार विभाजन वाली अवस्था। जब काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है तो स्पर्मेटोगोनिया फिर विभाजित नहीं होती। तो एक तो यहाँ पर जरूरी है कंसेप्ट समझना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है तो कौन सा विभाजन होता है? यहाँ भी 2n है क्रोमोजोम और यहाँ भी 2n क्रोमोजोम है। जब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है? दोनों में ही द्विगुणित क्रोमोजोम है, 2n क्रोमोजोम है। कौन सा विभाजन होना चाहिए? अरे अभी क्या बताया था मैंने, माइटोटिक डिवीजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, 2n का 2n रहता है। मियोसिस होता है तो परिवर्तन हो जाता है। तो कौन सा विभाजन होगा या कौन सा विभाजन होना चाहिए? समसूत्री विभाजन। लेकिन ये उत्तर गलत है, आप लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट यही लिखेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ये महत्वपूर्ण है, जो हमेशा काम आएगा। कोई आप एमएससी तक पहुंचेंगे जब तक भी आंसर नहीं मिलता सही इसका, कोई भी विभाजन नहीं होता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो परिवर्तित हो जाती है। एक स्पर्मेटोगोनिया से एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। यदि विभाजन होता तो यहाँ पर 2 बन जाती हैं ये, तो क्रोमोजोम की संख्या तो वही रहेगी, 2n की 2n। विभाजन नहीं हो रहा है, केवल उसका साइज बढ़ रहा है, आकार उसका बढ़ रहा है। स्पर्मेटोगोनिया छोटी है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बड़ी है। तो ये कोई भी विभाजन नहीं कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। सेल देखिए आप ग्रोथ कर रही है। अब ये पूछा जाए आपसे कि वृषण के अंदर कौन सी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो उसका सही उत्तर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी ये अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रवेश करेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करेगी, इसका मतलब वृषण में दोनों प्रकार का विभाजन होता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा अंग मेल के शरीर में ऐसा है जिसमें माइटोटिक डिवीजन भी होता है और मियोटिक डिवीजन भी होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, तो उसका एक ही उत्तर होगा वृषण। फीमेल में कौन सा अंग ऐसा है जिसमें कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं, तो उसका अंडाशय उत्तर होगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, वृषण में विभाजन होता है या जननों में विभाजन होता है, तो उत्तर स्टूडेंट लिखता है अर्धसूत्री, कि उसको ये पता है कि बाकी सब जगह तो समसूत्री होता है, केवल यहीं अर्धसूत्री होता है, लेकिन वो गलत उत्तर हो जाएगा। दोनों तरह का विभाजन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। इसी तरह से मैं तीसरा इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दूं, शुक्र जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को दिमाग में आता है कि 2n से n हो जाते हैं, इस पर में तो अर्धसूत्री सही होगा। गलत है, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों तरह का विभाजन होता है। और ये पूछा जाए अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है, तो उसका उत्तर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में
विभाजन हो रहा है। ये आपको पहले से पता होगा, अर्धसूत्री विभाजन हमेशा 2 चरणों में पूरा होता है। जानते हैं आप, पहले तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n से घट करके n हो जाती है। तो विभाजन होगा तो ये तो जरूरी है 2 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन 2n से घट करके उसकी संख्या कितनी हो गई, n। अब 2n से n होना क्यों जरूरी है, क्योंकि शुक्राणुओं में n क्रोमोजोम होने चाहिए, अंडाणु में भी n क्रोमोजोम होने चाहिए। जब निषेचन होगा तो दोनों n मिलकर के क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे। तो क्रोमोजोम की संख्या निश्चित बनी रही। नहीं तो मनुष्य के अंदर क्या होगा, यदि आपने 2n का n नहीं किया इसको, तो 46 तो स्पर्म में होंगे और 46 एग में होंगे, तो 92 क्रोमोजोम हो जाएंगे नया जो बनेगा। तो वो मनुष्य नहीं होगा, 92 से और कोई जीव बन जाएगा, है ना। हमारे अंदर तो निश्चित संख्या गुणसूत्रों की 46 है। तो इसलिए किसी भी जाति में गुणसूत्रों की संख्या नियमित बनी रहे, उसके लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्यों होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन, कि गुणसूत्रों की संख्या नियमित बनी रहे किसी भी प्रजाति के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर n हो गया। अब दूसरा डिवीजन हो रहा है, वो मियोटिक सेकंड है, लेकिन वो समसूत्री होता है। समसूत्री किस तरीके से होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैंने क्या बताया, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, वो समसूत्री है। लेकिन आप तो 2n से 2n, इसका मतलब ये नहीं है n होगा किसी पैतृक कोशिका में और उससे n वाली कोशिकाएं बन रही है, तो उसका मतलब वो समसूत्री है। लेकिन यहाँ पर समसूत्री विभाजन का मतलब है जो अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा विभाजन है, उसको समसूत्री से कंपेयर किया गया है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक कोशिका से 4 बन गई ना आपकी। यहाँ पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, 4, क्योंकि 2 बार विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन कहीं पर भी होगा वो 2 बार होता है और उससे कोशिका की संख्या 4 हो जाती है। अब यहाँ तक की जो क्रिया है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना, इसको क्या नाम दिया गया है, स्पर्मेटोसाइटोसिस। जो इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा, स्पर्मेटोसाइटोसिस यदि नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की स्पर्मेटिड बनने की क्रिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की जो क्रिया होती है उसको, यहाँ तक की क्रिया को स्पर्मेटोसाइटोसिस कहा जाता है। अब देखिएगा 4 स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड के अंदर कौन सा विभाजन हो जिससे कि वो किसमें परिवर्तित हो जाए, स्पर्म के अंदर परिवर्तित हो जाए। कौन सा विभाजन होगा स्पर्मेटिड में जिससे वो स्पर्म बन जाएगा, यहाँ भी विभाजन नहीं होगा। ये तो तुमने इस डायग्राम को देख के बता दिया, इसलिए कि पहले मैंने हिंट दे दी थी। स्पर्मेटिड में 2 जगह पर विभाजन नहीं होता है, जो अक्सर नहीं आता स्टूडेंट्स को। स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन रहा है तब भी केवल उसका रूपांतरण हो रहा है। ये गोलाकार संरचना है, ये कैसी हो गई, लंबी हो गई। ये अगतिशील संरचना है, स्पर्मेटिड में गमन नहीं होता, लेकिन किस में परिवर्तित हो गई, ये गतिशील संरचना में परिवर्तित हो गई। तो एक गोलाकार अगतिशील स्पर्मेटिड से क्या बन रहा है, लंबा और गतिशील स्पर्म बन रहा है। और इस क्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, और दोनों को मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों को हम मिला दें, जो चीज़ पढ़ें बिल्कुल ऐसी पढ़ें कि जिसमें परीक्षा में क्वेश्चन आए तो सही आंसर करें, उसको नेगेटिव नहीं करें। आंसर नहीं करें वो ज़्यादा अच्छी बात है, और करो और आप गलत आंसर करोगे तो जितना आपको मिलेगा उससे नंबर और कट जाएंगे आपके। तो स्पर्मेटिड बनने तक की क्रिया स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों को मैं मिला दूंगा तो ये हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में शुक्र जनन की क्रिया। अब एक क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है, आप देखें यदि पुराने पेपर देखें, ये लिखा जाता है कि 25 यदि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं और 25 ही प्राइमरी oocyte हैं तो उससे कितने शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होगा? शुक्राणु 25 बनेंगे, 25 प्राइमरी 100 बन जाएंगे। यानी जितना आपको दिया जा रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसको 4 से गुना कर दीजिएगा। तो 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4। लेकिन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है अंडजनन, प्राइमरी oocyte जो होगा उससे एक से एक ही बनेगा, तो वो उसका नंबर कितना रहेगा? केवल फिक्स्ड है 25 रहेगा, 25 है तो 25 ही रहेगा, लेकिन इसका 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो ये आप देखिएगा, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, मैं स्पर्मेटोजोआ कहूँ या स्पर्म कहूँ एक ही बात है, ठीक है ना। ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन की क्रिया कहलाती है। तो ये तो आपके हो गया टेस्टिज के बारे में। अब टेस्टिज के बाद में ये आपको मैंने बताया था, ये जो रेटे टेस्टिज वाली जगह है वृषण जालक, यहाँ से ये 12 से 20 महीन पतली नलिकाएं निकलती हैं और इन नलिकाओं को हम कहते हैं अपवाहक नलिकाएं, बासा एफ्रेंशिया। और ये बासा एफ्रेंशिया किस में खुल रही हैं? ये खुल रही हैं जाकर के अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस जो है वो क्या है और उसका क्या कार्य होता है? देखिए, जैसे ये वृषण है और आपको बताया मैंने वृषण के से वासा एफ्रेंशिया निकला। वासा एफ्रेंशिया जो होगा वो क्या बनाएगा? एपिडिडाइमिस। तो पहले तो एपिडिडाइमिस जो होती है ये इसके अग्रभाग पर, यानी कि एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, शीर्ष होगा, काय होगा और पुच्छ होगा। लेकिन शीर्ष को हम कहते हैं कैपट, उसको कहते हैं कॉर्बस और उसको कहते हैं कॉडा। यानी शीर्ष का मतलब ये है कि ये टेस्टिज के शीर्ष पर लिपटी हुई है, इसलिए इसको शीर्ष कहा गया है। ये इसकी टेस्टिज की बॉडी से जो लिपटा होगा, इसका बीच वाला भाग, उसको हम कहेंगे काय। समझ में आ रही बात आपको? और ये नीचे, फिर ये नीचे लिपट जाएगा, ये कहलाएगा पुच्छ। तो ये एक ही है पूरी संरचना। 6 मीटर लंबी एपिडाइमिस होती है जो टेस्टिज को चारों तरफ से कुंडलित करके रखती है। फिर जब नीचे वाला भाग होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? शुक्र वाहिका के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये शुक्र वाहिका अंदर जाएगी, किसके थ्रू जाएगी? ये वक्षण नाल के थ्रू जाएगी, इधर से एक और इधर से दूसरी, और अंदर आकर के ये फिर किसमें खुल जाएगी? यहाँ पर शुक्राशय, ये शुक्राशय के अंदर खुल जाएगी। ऐसे ही दूसरी तरफ से आएगी शुक्र वाहिका। तो ये तो है क्या? शुक्राशय, जो उदर गुहा के नीचे वाले भाग में होता है। उधर से दूसरी तरफ से शुक्र वाहिका आएगी, यह है शुक्र वाहिका, यानी कि वास्ट डिफरेंस। और ये मैंने जो आपको बनाया है, ये बताया वृषण टेस्टिस। ये वाला भाग जो इसका है शीर्ष, या जिसको कहते हैं कैपट, ये है काय, या जिसको कहते हैं कॉर्पस, ये है पुच्छ या कॉडा, और तीनों को मिला दूं तो ये हो गया अधिवृषण, यानी कि एपिडिडाइमिस। समझ में आ रही बात है? 3 भाग हो गए एपिडिडाइमिस के, शीर्ष या कैपट, मध्य वाला भाग होता है काय या कॉर्पस, और नीचे वाला भाग होता है पुच्छ या कॉडा। कॉडा है ये, कॉडा। एक एपिडिडाइमिस की लंबाई मनुष्य में 6 मीटर होती है। और एपिडिडाइमिस किस में खुल जाएगी? फिर शुक्राशय में जाकर खुल जाएगी, उदर गुहा के अंदर। जान लिया आपने? अब देखिए, एपिडिडाइमिस के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स निकले रहते हैं, और वो क्या करते हैं? शुक्राणुओं को ऊपर की तरफ गमन करते हैं। शुक्राणु बन गए तो कहाँ? वृषण में। जाना कहाँ? शुक्राणुओं को शुक्राशय में, वहाँ पर स्टोर रहते हैं कुछ समय के लिए, तो ये ऊपर की तरफ उसको धकेलती रहती हैं।
तो शुक्राणुओं का एक तो परिपक्वन कहाँ होता है, मैच्योरेशन, यानी कि जहाँ पर वो फंक्शनली मैच्योर हो जाएं, वो अंडाणु को निषेचित कर सकें, ये जो मैच्योरेशन या परिपक्वन की क्रिया होती है शुक्राणुओं की, ये कहाँ पर होती है, एपिडिडाइमिस के अंदर। यानी ये देखा गया है कि हम शुक्राणुओं को टेस्टिस से ले लें और उसको शुक्राशय में सीधे भेज दें और एपिडिडाइमिस में नहीं जाने दें, तो हो सकता है कि वो शुक्राणु एग को निषेचित नहीं कर सके। तो उसका मैच्योरेशन कहाँ होता है, वो एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। तो इसलिए एपिडिडाइमिस में शुक्राणु कुछ दिनों तक रहते हैं, यानी कुछ घंटों से लेकर के और कुछ दिनों तक शुक्राणु कहाँ पर रहते हैं, एपिडाइमिस में। एक ही बात है, आपसे ये पूछा जाए कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो उसका उत्तर होगा आपका एपिडिडाइमिस होगा उत्तर। अब इसके बाद में ये क्या है, शुक्र वाहिका। तो शुक्र वाहिका की संख्या क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 टेस्टिज हैं, 2 एपिडाइमिस हैं। शुक्र वाहिका जो नलिका है, ये वृषण नाल के थ्रू अंदर उदर गुहा में प्रवेश करती है और उदर गुहा में प्रवेश करके किसमें खुल जाएगी, ये शुक्राशय के अंदर खुल जाएगी। इसका काम क्या है, शुक्र वाहिका नाम से ही पता है, शुक्राणुओं को एपिडिडाइमिस से ये शुक्राशय में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि आप पढ़ते हैं प्रजनन नियंत्रण जो करते हैं मेल के अंदर पुरुष के अंदर जो सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, किस लिए, परिवार नियोजन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस का को यहाँ से काट दिया इस तरीके से, ऐसी दूसरी वास डिफरेंस को काट दिया और ये कटे हुए भाग को ऊपर सिल दिया और नीचे सिल दिया, तो ये मार्ग अलग हो गया। जब मार्ग अलग हो गया तो जो शुक्राशय के अंदर जो वीर्य बनेगा, सीमन जो बनेगा, जो फ्लूइड जो बनेगा, उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। शुक्राणु बनते हैं उस पर्सन में, टेस्टिज में बनेंगे, एपिडाइमिस में जाएंगे, लेकिन ये यहाँ तक तो जाएंगे और यहाँ से आपने इसको काट दिया तो मार्ग बंद हो गया। फिर थोड़े दिन बाद वो शुक्राणु धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाएगी और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से वहीं पर विघटित हो जाएंगे। यानी कि हाँ, दोनों को काट के अलग अलग सिल देते हैं ऊपर से, एक को नहीं काटेंगे, एक को काटेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका ऑपरेशन का। फिर तो जो इधर की टेस्टिज है उसके स्पर्म तो जाएंगे ना, उसके स्पर्म तो जाएंगे। 1 ml 1 मिलीलीटर जो सीमन होता है, आपको बताएंगे अभी आगे वीर, उसके अंदर लगभग पता है आपको 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म। तो दोनों ही टेस्टिज स्पर्म बना रही हैं और एक स्पर्म जरूरी होता है एग को निषेचित करने के लिए, फिर भी इतने स्पर्म होते हैं, तो दोनों का सर्जिकल ऑपरेशन करना जरूरी है। इसको वासेक्टोमी, कहाँ जुड़ी रहती है, इसको तो ये काट दिया नहीं, ये पूछ रहे हैं अलग चीज़ पूछ रही है, तुम अलग पूछ रही हो। ये तो एक शुक्र वाहिका है, तो इसको आपने बीच में से काट दिया ना, इसको काट के जो निचले वाला सिरा है इसको अलग बांध दिया, ऊपर वाले सिरे को अलग बांध दिया। जब आपने काट ही दिया तो स्पर्म कैसे जाएंगे शुक्राशय में। ऐसे ही दूसरी तरफ की जो शुक्र वाहिका है, वो जो आ रही है, उसको भी आपने बीच में से काट दिया, तो इसको ऊपर वाले भाग को बांध दिया, नीचे वाले भाग को बांध दिया, तो स्पर्म यहीं तक तो जाएगा, आगे तो रास्ता ही आपने ख़त्म कर दिया, तो स्पर्म तो यहीं पर रह गया ना बॉडी में, वो शुक्राशय के अंदर नहीं आया ना। और शुक्राशय में वीर्य बनता है, वही वीर्य तो मेल की बॉडी से बाहर आएगा और वही फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होगा मैथुन के समय। तो उसमें शुक्राशय में स्पर्म ही नहीं होंगे उसके, ना वीर्य के अंदर स्पर्म होंगे, तो ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। अब अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ मुझे। नहीं मतलब समझ में नहीं आया, एक तो इसलिए गर्दन यूँ कर रही हो या समझ में आ गया इसलिए कर रही हो, बताओ। हाँ, ये इन्होंने जो पूछा था कि दूसरे को नहीं काटें तो क्या होगा, दूसरे को नहीं काटें तो ऑपरेशन करना बेकार है, क्योंकि दूसरे से स्पर्म आ जाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या हुआ। मेन तो ऑपरेशन का पर्पज़ ये है कि स्पर्म नहीं होने चाहिए शुक्राणु के अंदर, इसको वासेक्टोमी कहा जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, एक दूसरी बात, एपिडिडाइमिस का निर्माण किससे होता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। भ्रूणीय अवस्था में एक डक्ट होती है, मीजोनेफ्रोज जानते हैं, आपको मैंने बताया था भ्रूणीय अवस्था में मीजोनेफ्रिक किडनी होती हैं और उनसे जो डक्ट निकलती है उसको मीजोनेफ्रोज कहते हैं। उसके अग्रभाग से उसको कहते हैं बोल्फियन नलिका, बोल्फियन नलिका। किससे निर्माण होता है एपिडिडाइमिस का, एपिडिडाइमिस का तो नाम निर्माण होगा बोल्फियन नलिका के अग्रभाग से।
वोल्फियन नलिका के अग्रभाग से, वोल्फियन नलिका क्या होती है, मीजोनेफ्रोज, जो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है भ्रूणीय अवस्था में, उनकी नलिका को मीजोनेफ्रोज कहते हैं। वोल्फियन नलिका, इसके अग्रभाग से तो निर्माण होता है एपिडर्मिस का, और उसके पश्च भाग से निर्माण होता है किसका, शुक्र वाहिका का। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वोल्फियन नलिका जो होती है उसके अग्रभाग से एपिडर्मिस का निर्माण होता है और उसके पश्च भाग से किसका निर्माण होता है, शुक्र वाहिका का। और शुक्राशय का जो निर्माण होता है ये होता है मुलेरियन नलिका से। ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन है। मुलेरियन नलिका से शुक्राशय का निर्माण होता है। शुक्राशय का कार्य क्या है, शुक्राशय जो होता है एक तो ये उदर गुहा के लोअर वाले पार्ट में होता है, नीचे वाले पार्ट में, और इसके पीछे ही क्या होता है, मूत्राशय होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे पाए जाते हैं। शुक्राशय की जो वॉल होती है, दीवार जो होती है, उसमें ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स, और वो लगभग 60% जो वीर्य बनता है, सीमन जो बनता है मेल की बॉडी में, जो कि जिसमें स्पर्म होते हैं, उसका 60% भाग जो कौन सीक्रेट करता है, वो शुक्राशय करता है। यानी अधिकांश भाग शुक्राशय के द्वारा निर्मित होता है वीर्य का, सीमन का। उसके अंदर फ्रक्टोज होता है जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में, कुछ विटामिन होते हैं। दूसरी बात, शुक्राशय के अंदर एक तो स्पर्म का स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए, यानी टेस्टिस से स्पर्म बनते रहते हैं और बन करके क्या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शुक्राशय में, और जब मैथुन की क्रिया होगी तभी मेल की बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो एक तो टेम्पररी स्टोरेज होता है वहाँ पर, और दूसरा शुक्राशय के अंदर मैंने बताया था ये सीमन का अधिकांश भाग स्त्रावित करता है। अब जो शुक्राशय जो होगा और यूरिनरी ब्लैडर दोनों एक कॉमन प्लेस में खुलते हैं, और उस कॉमन प्लेस को हम कहते हैं मूत्र जनन मार्ग। यहाँ पर ये मूत्र जनन मार्ग होगा, ये वाला। एक ही शुक्राशय की संख्या एक ही होती है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ये बीच में स्खलन नलिका होती है और ये बाहर खुल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी पढ़ेंगे, वीर्य का निर्माण करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके नीचे दूसरी ग्रंथि होती है काउपर्स ग्रंथि, ये भी थोड़ा भाग सीक्रेट करती है। ये स्खलन नलिका होती है, स्खलन नलिका। ये होता है मूत्र जननीय छिद्र, आपको बताया था मेल के अंदर अलग अलग होता है, फीमेल में एक होता है। ये जो बेलनाकार संरचना होती है इसको मैंने बताया था शिशन कहते हैं। तो ये होती है किस तरीके से, ऐसी दूसरी तरफ से आएगी शुक्र वाहिका, वो भी इसी के अंदर खुल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल है, आप एक बार समझ लें। टेस्टिज है, उसके चारों तरफ एपिडर्मिस होती है, उससे शुक्र वाहिका निकलती है, दोनों तरफ की शुक्र वाहिकाएँ एक शुक्राशय में खुलती हैं। शुक्राशय और जो मूत्राशय होता है दोनों ही एक मूत्र जननीय मार्ग जो होता है, साइनस इसको कहते हैं, वेस्टिबुल या साइनस, वेस्टिबुल या साइनस, मूत्र जननी मार्ग वहाँ खुलता है, और वहाँ से ये स्खलन नलिका निकल रही है जो दोनों को लेके जाएगी, मूत्र को भी लेके जाएगी और प्रजनन के समय वो वीर्य को भी लेके जाएगी, और मूत्र जननी क्षेत्र से ये बाहर खुल जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर्स ग्रंथि होती है। ये तो डायग्राम। अब इसमें यदि आप देखना चाहें, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ है। ये आपको बताया टेस्टिज है, ये इसके अंदर शुक्र नलिकाएँ, शुक्र जनन नलिकाएँ ये जहाँ पर खुल रही हैं, आपको बताया था ये जालक जो है वृषण जालक रेटे टेस्टिज है, यहाँ से ये नलिकाएँ निकल रही हैं, वासा एफ्रेंशिया 12 से 20, और ये बना रही हैं एपिडर्मिस। इस डायग्राम में तो एपिडर्मिस ऐसे बताई है, लेकिन ये टेस्टिज के चारों तरफ कुंडलित अवस्था में रहती है। लेकिन वो समझने के लिए कि मार्ग क्या है शुक्र जनन का, तो ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के 3 पार्ट बता दिए उन्होंने, हेड, बॉडी और टेल। जो मैंने बताया था शीर्ष हो गया, काय हो गया और पुच्छ हो गया, कैपट, कॉर्बस और कोडा, ये एपिडर्मिस बन गई। और एपिडर्मिस फिर वास डिफरेंस के अंदर जा कर के खुल जाएगी। इसको फिर अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ये दोनों तरफ की टेस्टिज है,
टेस्टिस के ऊपर ये एपिडर्मिस है, इसी तरह से ये वास डिफरेंस है दोनों तरफ से, ये यूनरी ब्लैडर है और ये यूनरी ब्लैडर के ऊपर, ये नहीं सोचें ये एक दूसरे के अंदर है, जैसे यूनरी ब्लैडर तो बड़ी संरचना है, वो पीछे ऊपर उसके क्या है, ये शुक्राशय। तो शुक्राशय ये दिखाया गया है इसमें सेमिनल वेसिकल, तो ये इसके अंदर खुल गई है और खुलने के बाद में फिर ये यहाँ से जो निकली है ये इजैकुलेटरी डक्ट, मैंने लिखा है स्कैनल नलिका निकली है, यहाँ पर ये ग्रंथि होंगी, इसके अंदर प्रोस्टेट है, ये दूसरी काउपर्स ग्लैंड है, ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है लंबी, इसको हम कहते हैं शिशन या पेनिस, और अंदर ये मार्ग है जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। तो इस तरह की संरचना मेल के अंदर होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या संरचनाएं होती हैं, फिर उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजी में निषेचन किस तरीके से होता है, अंडाणु की संरचना क्या होती है, फिर अलग अलग स्टेज जो होती हैं जनन से रिलेटेड, वो सब कुछ चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। अब आप